नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। आज का सेशन सिर्फ एक न्यूज़ बुलेटिन नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग लेक्चर है जहां हम ह्यूमन एंडोरेंस, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी, कल्चरल प्रिजर्वेशन, लेबर इकोनॉमिक्स, मेडिकल इनोवेशन, कोऑपरेटिव रिफॉर्म्स, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स कल्चर, इंस्टीट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स, ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडरशिप और एजुकेशन रिफॉर्म्स सब पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे अचीवमेंट से जो फिजिकल लिमिट्स और नेशनल प्राइड दोनों को रिप्रेजेंट करता है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे आइसोलेटेड और सबसे एक्सट्रीम कॉन्टिनेंट है। यहीं स्थित है माउंट विल्सन, जो अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट लगभग 4,892 मीटर है। 12 दिसंबर को रात 8:30 बजे लोकल टाइम एक इंडियन माउंटेनियर ने इस पीक पर ट्राई कलर लहराया है। इनका नाम है कविता चंद। यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा से संबंधित है। यह एसेंट सिर्फ एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, यह इंडियन माउंटेन का हिस्ट्री का एक लैंडमार्क मूवमेंट है। माउंट विल्सन को क्लाइंब करना टेक्निकली और लॉजिस्टिकली दुनिया के सबसे मुश्किल चैलेंजेस में से गिना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब जीरो टेम्परेचर, कांस्टेंट कैटामेटिक विंड्स, एक्सट्रीम आइसोलेशन, मिनिमल रेस्क्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और इवैक्यूएशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। एक्सपीडिशन का रूट भी समझिए। जर्नी शुरू होती है पुंटा एरेना, उसके बाद वहां से यूनियन ग्लेशियर कैंप और स्की एयरक्राफ्ट के थ्रू विल्सन बेस कैंप पर जाती है, जो विल्सन बेस कैंप 2100 मीटर पर है। इस एक्सपेडिशन का लीडरशिप दिया है वर्ल्ड रेनाउंड माउंटेनियर लिंगुआ डेविड शेरपा ने, और इंडियन साइड से सपोर्ट मिला भरत तिमानिनी का। इसमें टोटल 9 मेंबर्स की इंडियन टीम थी। यह एसेंट 7 समिट चैलेंज का एक क्रूशियल स्टेप है। माउंट एवरेस्ट यूरोप के बाद विल्सन अंटार्कटिका को रिप्रेजेंट करता है। कविता चंद ने समिट पर कहा कि ट्राई कलर के साथ खड़े होना इमोशनल और देश के लिए गर्व का पल था। बैकग्राउंड भी इंपॉर्टेंट है। कविता चंद 4 साल की एंडोरेंस एथलीट हैं। वह मुंबई बेस्ड हाइड्रोस दिल्ली और मुंबई 2025 की एज कैटेगरी विनर है। अबॉट वर्ल्ड मैराथन मेजर्स के मल्टीपल रेसेस कंप्लीट कर चुकी हैं। 2024 में उन्होंने कॉर्पोरेट कैरियर छोड़कर फिटनेस और एंडोरेंस को फुल टाइम परस्यू किया। एग्जाम रिलेवेंस से बात करें तो ह्यूमन एंडोरेंस, वुमेन इन एडवेंचर स्पोर्ट्स और इंडियन ग्लोबल प्रेजेंस इन एक्टिव एनवायरमेंट, इस बारे में डिस्कशन किया जा सकता है। अब हम मूव करते हैं स्ट्रेटेजिक डिफेंस डिप्लोमेसी की तरफ। हमारे देश के इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने ब्राजील का 4 डे ऑफिशियल विजिट हाल ही में किया, जो कि 9 से 12 दिसंबर 2025 तक था। इन विजिट का सेंट्रल फोकस था मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंडिया ब्राजील स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इस विजिट का सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम था एक ट्राइपैराटाइट एमओयू। इससे सिग्नेटरीज थे भारत की नेवी, ब्राजील की नेवी और मेजागॉन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। एमयू का फोकस था स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स और अदर नेवल वेसल्स का मेंटेनेंस और लाइफ साइकिल सपोर्ट। इसमें शामिल है लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस शेयरिंग, डिफेंस आर&डी, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। हाई लेवल एंगेजमेंट भी इसमें हुए। ब्राजील के डिफेंस मिनिस्टर जोस मॉन्टेरियो, जॉइंट स्टाफ चीफ और ब्राजील नेवी कमांडर और ब्राजील प्रेसिडेंशियल एडवाइजर सेल्सो अमोनियम इस मीटिंग में थे। ऑपरेशनल एक्सपोजर के लिए एडमिरल ने विजिट किया इटागोई नेवल कॉम्प्लेक्स, नैन एटलांटिको एम्फीबियस कैरियर, शिपयार्ड्स और ऑपरेशनल कमांड्स। ब्राजील नेवल एकेडमी 140 मिडशिपमैन के पासिंग आउट परेड में भी उन्होंने हिस्सा लिया। स्ट्रेटेजिक डायमेंशन और ब्रॉडर है साउथ अटलांटिक, इंडो पैसिफिक, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और साउथ साउथ कोऑपरेशन। यह विजिट ग्लोबल मैरीटाइम स्टेबिलिटी के लिए इंडिया ब्राजील कोऑर्डिनेशन को स्ट्रॉन्ग करता है।
अब हम बात करते हैं इंडिया के सिनेमेटिक हेरिटेज की। 2015 में लॉन्च हुई नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन अर्थात NFHM, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर। इस मिशन का एम था ओल्ड फिल्म्स का डिजिटाइजेशन, रिस्टोरेशन, आर्काइवल स्टोरेज, कैपेसिटी बिल्डिंग, IT बेस्ड पब्लिक एक्सेस। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया NFAI पुणे। अब तक का प्रोग्रेस देखते हैं। अब तक NFAI द्वारा इस मिशन के अंदर लगभग 1770 फिल्म के टाइटल्स डिजिटाइज किए गए हैं। डिजिटाइज मतलब उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है तथा टोटल फुटेज यह 4.3 लाख मिनट्स की है। इसमें फीचर फिल्म, शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज शामिल हैं। रेस्टोरेशन होता है मॉडर्न 2K और 4K पिक्चर्स का और साउंड टेक्नोलॉजी से, ताकि एजिंग फिल्म मटेरियल परमानेंटली लॉस्ट ना हो। NFAI का रोल सिर्फ स्टोरेज तक लिमिटेड नहीं है, यह फिल्म्स को कैटलॉग करता है और काफी टाइटल्स पब्लिक व्यूइंग के लिए वेबसाइट पर अवेलेबल कराता है। NFAI स्टैब्लिश किया गया हुआ था 1964 में और FIAF का मेंबर बना था 1969 में। इसके रीजनल सेंटर्स हैं बेंगलुरु, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में। गवर्नमेंट रीजनल सिनेमा को भी सपोर्ट करती है DCD-FC स्कीम के थ्रू। यह इंफॉर्मेशन लोकसभा में शेयर की गई मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर एल मुरुगन द्वारा। अच्छा, एग्जाम रिलेवेंस से कल्चर, हेरिटेज प्रिजर्वेशन और डिजिटल आर्काइविंग से के थ्रू यह इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी पर आते हैं। ILO अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 2024 डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया की एवरेज वीकली वर्किंग आवर्स 45.7 आवर्स अर्थात 45.7 घंटे की है। इंडिया उन कंट्रीज में शामिल है जहां वर्किंग आवर्स सबसे ज़्यादा है, जैसे कि बांग्लादेश, मंगोलिया और ईरान। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर, जॉब इनसिक्योरिटी, कॉम्पिटिटिव प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऑलवेज ऑनलाइन कल्चर, प्रोडक्टिविटी को आवर्स से मेजर करने की माइंडसेट। इस कॉन्टेक्स्ट में एक पॉलिसी डिबेट वापस आई है। कौन सी? राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025। इसके सपोर्टर्स कहते हैं कि उससे बर्नआउट कम होगा, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, और क्रिटिक्स कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी और सर्टेन सेक्टर्स इंपैक्ट होंगे। इकोनॉमिक और हेल्थ इंपैक्ट क्लियर है: स्ट्रेस, लोअर प्रोडक्टिविटी और हायर हेल्थ कॉस्ट। यह इश्यू लेबर रिफॉर्म्स को सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी मॉडल की तरफ पुश करता है। अब आते हैं हेल्थ केयर इनोवेशन में। एक हिस्टोरिक माइलस्टोन हाल ही में अचीव हुआ है। एम्स दिल्ली ने इंडिया का पहला इंडिजिनस पेन स्टेंट क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट किया है। इस ट्रायल का नाम था ग्रास रूट। इसको याद कर लीजिएगा। फोकस सीवियर लार्ज वेसल ऑक्यूलेशन स्ट्रोक्स। डिवाइस का नाम सुपरनोवा बेन स्टेंट। यह डेवलप किया गया है ग्रेविटी मेडिकल टेक्नोलॉजी द्वारा। इस डिवाइस को मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के अंडर डिजाइन किया गया है। यह इंडियन पेशेंट के एनाटॉमी को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें ऑलरेडी 300 से अधिक पेशेंट को ट्रायल किया गया है और साउथ ईस्ट एशिया में यूज हो चुका है। ट्रायल के रिजल्ट बहुत ही एक्सलेंट सेफ्टी और हाई एफिशिएंसी की तरफ इशारा करते हैं। रिजल्ट पब्लिश हुआ है जर्नल ऑफ न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी में, जो कि BMG ग्रुप की है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे CDS-CO अप्रूवल मिला है। यह प्योरली डोमेस्टिक क्लिनिकल डाटा के बेसिस पर है। इंडिया में हर साल लगभग 17 लाख स्ट्रोक केस रिपोर्ट होते हैं। यह ट्रायल इंडियन मेडिकल रिसर्च की ग्लोबल स्टैंडर्ड कैपेबिलिटी को प्रूव करता है। चलिए अब हम बात करते हैं एक ऐसी रिफॉर्म की जो शोर में नहीं आया, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया के रूरल फाइनेंशियल इकोसिस्टम को फंडामेंटली चेंज कर सकता है। इस रिफॉर्म का नाम है सहकार सारथी ऐप। सहकार सारथी। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। इंडिया का कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर
यह सिस्टम बहुत बड़ा है, स्पेशली रूरल इंडिया में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी, डिजिटल सर्विसेज फ्रेगमेंटेड थी, कोऑपरेटिव बैंक्स कमर्शियल बैंक से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। इस गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्रिएट किया सहकार सारथी, जो एक शेयर्ड सर्विस एंटिटी अर्थात एसएससी है। शेयर्ड सर्विस एंटिटी का मतलब होता है एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल बैकबोन जो मल्टीपल कोऑपरेटिव बैंक्स को सेम प्लेटफॉर्म सर्विस दे। इस इनिशिएटिव को आरबीआई का अप्रूवल मिला और यह ऑफिशियली रजिस्टर हुआ है 21 जुलाई 2025 को। अब ओनरशिप और स्ट्रक्चर समझते हैं। सहकार सारथी को ऑथराइज्ड कैपिटल है 1000 करोड़ का। इसमें इक्वल स्टेक्स हैं नाबार्ड के, आरसीबी अर्थात रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के और एनसीडीसी अर्थात नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। यानी न सिर्फ गवर्नमेंट ड्रिवन है और न ही यह प्योरली प्राइवेट है, बल्कि कोऑपरेटिव फिलॉसफी पर बेस्ड है। अब सर्विस की बात करते हैं। सहकार सारथी रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को प्रोवाइड करेगा कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, यूपीआई और एईपीएस सर्विसेज, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड्स, ई-केवाईसी इंटीग्रेशन, लोन ओरिजिनेटिंग सिस्टम, रीपेमेंट और रिकवरी ट्रैकिंग। इसके साथ साथ यह साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, आईटी गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स, एसओपी और स्टाफ ट्रेनिंग भी देगा। सब कुछ एक ही अम्ब्रेला के नीचे। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वो है कि रूरल कस्टमर को सेम डिजिटल एक्सपीरियंस देना जो कमर्शियल बैंक देता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन को सिर्फ अकाउंट तक नहीं, बल्कि क्रेडिट पर सर्विस तक ले जाना, कोऑपरेटिव्स का जीटीबी कंट्रीब्यूशन बढ़ाना और पंचायत लेवल तक डिजिटाइजेशन करना। यूनियन कॉर्पोरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने लोकसभा में इसको कोऑपरेटिव रेवन्स का डिजिटल पिलर बताया है। एग्जाम रेवलेंस से बात की जाए तो जीएस पेपर 2 जिसमें कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन और गवर्नेंस आता है, तथा जीएस पेपर 3 जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन और बैंकिंग रिफॉर्म्स आता है, उस हिसाब से यह इंपॉर्टेंट है। यह एक क्लासिक एग्जांपल है जहां इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी साथ साथ मूव करते हैं। अब हम शिफ्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की तरफ। कर्नाटका के बनीरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क रिसेंटली न्यूज में आया, जहां इंपोर्ट किए गए हैं 8 ब्लैक फिल्ड कापुचिन मंकीज साउथ अफ्रीका से। सबसे पहले स्पीसीज समझिए। इसका साइंटिफिक नाम है सपाजस अपेला। इसका नेचुरल हैबिटेट है साउथ अमेरिकन रेन फॉरेस्ट और अमेजन बेसिन। यह मंकी हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, ओमनिवरस डाइट फॉलो करते हैं, सोशल ग्रुप्स में रहते हैं और इकोसिस्टम में सीड डिस्पर्सर का रोल प्ले करते हैं। आईयूसीएन की कंजर्वेशन लिस्ट में माना जाए तो यह लीस्ट कंसर्न लिस्ट में आते हैं, लेकिन जू बेस्ड कंजर्वेशन के लिए जेनेटिकली डाइवर्सिटी फिर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सवाल आता है, इंडिया इन मंकीज को इंपोर्ट क्यों कर रहा है? रीजन है कंजर्वेशन ब्रीडिंग और जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए। जू में अगर एक ही ब्लड लाइन ज्यादा टाइम तक रह चलती है तो इन ब्रीडिंग का रिस्क होता है, जो लॉन्ग टर्म में हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसलिए इंटरनेशनल एक्सचेंज किया जाता है। इस इंपोर्ट के लिए मल्टीपल रेगुलेटरी अप्रूवल लगते हैं, जो कि सेंट्रल जू अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, डीजीएफटी और स्टेट वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज के थ्रू दिया जाता है। अराइवल के बाद इन मंकीज को मैंडेटरी क्वारंटाइन पीरियड में रखा जाएगा और ये क्वारंटाइन पीरियड इनको फॉलो करना होगा, जिसमें हेल्थ स्क्रीनिंग, डिजीज चेक और बिहेवियर मॉनिटरिंग की जाएगी इनकी। इसका ब्रॉडर इंपॉर्टेंस क्या है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना, साइंटिफिकली जू मैनेजमेंट करना, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना और रिसर्च को सपोर्ट करना। एग्जाम एंगल से देखा जाए तो जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के हिसाब से यह इंपॉर्टेंट है। यह एक अच्छा केस स्टडी है कि कंजर्वेशन सिर्फ फॉरेस्ट में नहीं, इंस्टीट्यूशन में भी होता है। चलिए अब आते हैं कोलकाता की तरफ। कोलकाता इंडिया की फुटबॉल कैपिटल है, यह हम सभी को पता है। यह हाल ही में अनवील हुआ है 70 फुट आयरन स्टैच्यू ऑफ लियोनल मेसी, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट क्लेम किया जा रहा है लियोन मेसी का स्टैच्यू। यह हुआ है लेक टाउन साउथ डमडम में।
यह मेसी की 2022 की फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाते हुए जो उनकी फोटो थी उसको डिपिक्ट कर रहा है। ये इसका वर्चुअल इनॉग्रेशन किया गया था 13 दिसंबर को सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। कोलकाता का फुटबॉल कल्चर डीप है। यहाँ पर मैराडोना, रोनाल्डिनो जैसे लेजेंड्स यहाँ आ चुके हैं। मेसी का इंडिया विजिट फिर भी प्लान था और यह कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद में होगा। लियोनेल मेसी का पूरा नाम लियोनेल एंड्रन मेसी है। इनका जन्म 24 जून 1987 में हुआ था। यह इंटर मियामी के लिए खेलते हैं। इन्होंने 8 बैलन डी और जीते हैं और 2022 में वर्ल्ड कप विनर रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के कोर पर। हाल ही में राजकुमार गोयल ने सीआईसी का पद के रूप में ओथ लिया है। मतलब उनको नया सीआईसी नियुक्त किया गया है। किसको? श्री राजकुमार गोयल को। कब? 15 दिसंबर 2025 को। इनको ओथ एडमिनिस्टर की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। सबसे पहले इस इंस्टीट्यूशन को समझते हैं। सीआईसी स्टैब्लिश हुई थी आरटीआई एक्ट 2025 के अंडर। इसका प्राइमरी फंक्शन है आईटीआई अपील सुनना, पब्लिक अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर के लिए एनफोर्स करना और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना। इसमें एक सीआईसी और मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। सीआईसी और आईसी का स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, लेकिन यह क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होते हैं। अब राजकुमार गोयल के बारे में जानते हैं, उनका बैकग्राउंड समझते हैं। श्री राजकुमार गोयल रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। ये 1990 बैच के हैं। यह फॉर्मर सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में रह चुके हैं। इसका मतलब यह है कि उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, लीगल इंस्टीट्यूशनल एक्सपोजर और सेंटर स्टेट गवर्नेंस का अंडरस्टैंडिंग है। सब्जेक्ट मौजूद है सीआईसी की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस। सेशन कमेटी चेयर की जाती है पीएम के द्वारा। इसमें अपोजिशन लीडर और यूनियन मिनिस्टर के एक मेंबर शामिल होते हैं और इसी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। सीआईसी का रोल डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आरटीआई सिटीजन्स को एम्पावर करता है, करप्शन डिटरेंस का टूल है और गुड गवर्नेंस का बैकबोन है। कमीशन एनुअली अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को भी सबमिट करता है। एग्जाम से हिसाब से बात की जाए तो जीएस पेपर 2 ट्रांसपेरेंसी आरटीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के हिसाब से यह इंपॉर्टेंट है और एथिक्स पेपर अकाउंटेबिलिटी एंड ओपननेस के हिसाब से भी यह इंपॉर्टेंट है। यह अपॉइंटमेंट हमें रिमाइंड कराती है कि इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी के साइलेंट गार्जियन होते हैं। चलिए अब अगले पॉइंट पर या अगले न्यूज पर आते हैं। टाइम मैगजीन ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को, क्योंकि एआई ने 2025 में गवर्नेंस, इकोनॉमी, क्रिएटिविटी सब कुछ रिशेप किया है। इसमें हाईलाइटेड नेम्स थे, या कहे जाए जिनको नाम याद करने वाले थे, वो थे सैम एल्टमैन, जो कि हम सभी जानते हैं कि मशहूर एआई के को फाउंडर हैं। जेन हुनसुआन, डेमिस हैबिस, फेई फेई ली और अन्य को। टाइम्स सीईओ ऑफ द ईयर नील मोहन को नियुक्त किया गया है। वह इंडियन ओरिजिन है और यूट्यूब के सीईओ हैं। उन्होंने एसेंचर, फिर डबल क्लिक, फिर गूगल और फिर बाद में यूट्यूब के सीईओ का पद संभाला है। वह क्रिएटर इकोनॉमी, एथिकल लीडरशिप और डिजिटल वेलबींग के लिए जाने जाते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक पर आते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स। हाल ही में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका एम था हायर एजुकेशन इकोनॉमी, यूनिफाइड रेगुलेटर, एकेडेशन रिफॉर्म्स और रिसर्च और इनोवेशन को बूस्ट करना। इसमें यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई को सब्स्यूम करने का प्रपोजल किया गया था। अच्छा, अपोजिशन के रिक्वेस्ट पर इस बिल को जेपीसी अर्थात जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास वापस रेफर किया गया है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का रोल जो होता है वो डिटेल स्क्रूटनी, स्टेक होल्डर जो होते हैं उनके कंसल्टेशन और अपने एडवाइजरी का रिकमेंडेशन देना। दोस्तों, आज का लेक्चर न्यूज का कलेक्शन नहीं था, बल्कि अंडरस्टैंडिंग का कंस्ट्रक्शन था। इसी अप्रोच से फिल्म्स क्लियर होता है और मेंस में डेप्थ आती है और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस भी आता है। आशा करते हैं कि हमने
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए। मैं हूँ आपका गाइड, पढ़ते रहिए और समझते रहिए। और अगर आपको ये सेशन समझ में आया है या आपको ये सेशन अच्छा लगा है, लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।